हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स आए हुए थे मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी, एंड साथ के साथ में जो इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट्स आए हुए थे कि जैसे कि अभी हमारी जो पोस्टिंग है वो हमारे घर से काफ़ी दूर हुई है, तो अभी हम ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, और ट्रांसफ़र के लिए मतलब हमको अपने किस सीनियर को बोलना होगा, वो हमारा जो ट्रांसफ़र है वो ग्रांटेड होगा भी या नहीं, हम कैसे ले सकते हैं, हम सर्कल टू मतलब दूसरे सर्कल में ले सकते हैं या नहीं, या किसी दूसरे डिवीजन में। तो उसके रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो ट्रांसफर पॉलिसी का फॉर जीडीएस बीपीएम हो या फिर एबीपीएम हो, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए हैं, हम आज वो सारा डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग कब ट्रांसफर ले सकते हो, कितने ट्रांसफर ले सकते हो, एंड ट्रांसफर लेने का क्या प्रोसीजर होता है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम मेनली यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो न्यू अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी जल्दी मिल जाए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा आज का वो मॉडल नोटिफिकेशन है इसका ट्रांसफर रूल के रिगार्डिंग, वो हम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंडिया पोस्ट। ये इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं होता, ये इंडिया पोस्ट की ही वेबसाइट पे होता है। बट यहाँ पे सिंपली इंडिया पोस्ट लिखने की बजाय हम यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय कॉर्नर, क्योंकि जो इसका एम्प्लॉय कॉर्नर का पोर्टल है उस पर ये जो ट्रांसफर रिलेटेड जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो है। क्योंकि जो इसकी आज ऑफिशियल वेबसाइट है वो चल नहीं रही, शायद सर्वर डाउन होगा, तो इसलिए हम सीधा ही जो इसका एम्प्लॉय कॉर्नर वाला टैब है वो ओपन कर लेते हैं। इसकी जो मतलब है स्पीड वो ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि अगर कोई भी न्यूज़ या इवेंट हो वो भी यहाँ पे आ जाता है, कोई भी न्यू सर्कुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो वो भी यहाँ पे ही आ जाते हैं। उसके बाद में अगर प्रमोशन एंड पोस्टिंग की बात करें वो भी यहाँ पे ही आते हैं, रिक्वायरमेंट एंड रिजल्ट की भी यहाँ पे ही आता है। अगर आपके मतलब ट्रांसफर ऑर्डर्स वगैरह हैं वो सब कुछ, मतलब जो भी आपका काम है कि अभी जैसे कि हमारा सिलेक्शन का काम तो हुआ था इंडिया पोस्ट जीडीएस की वेबसाइट से, बट अभी आगे का हमारा जो भी काम है, चाहे हमारा प्रमोशन है, चाहे हमारा मतलब ट्रांसफर ऑर्डर है, या फिर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अब वो इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ही आता है। तो हम यहाँ पे सिंपली अब सर्कुलर रूल्स एंड लेटेस्ट ऑर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे फिल्टर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब हमारे पास ये सारे जो नोटिफिकेशन है, ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सभी पोस्ट के हैं। फिर चाहे वो मतलब पीए हो, एसपीएम हो, मतलब सारी रूल्स जो भी हमारे पास होते हैं, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, सबके यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। बट यहाँ पे इतने सारे नोटिफिकेशन देखने से अच्छा हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। एंड फॉर जो हमारे पास जीडीएस के नोटिफिकेशन है, हम यहाँ पे वो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एंड सर्च पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये जो भी हमारे पास अभी नोटिफिकेशन आगे दिख रहे हैं, ये सारे सिर्फ और सिर्फ जीडीएस से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे आप फिल्टर करके देख सकते हो आसानी से, जो भी नया रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, एंड जो भी आपके पुराने वाले हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद में अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारा लेटेस्ट ट्रांसफर फैसिलिटीज़ के लिए जो है जीडीएस के लिए, वो हमारा लेटेस्ट 15 जुलाई को 2021 को ही यहाँ पे रिलीज हुआ है। एंड जो इसका नोटिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पे है। तो हम जल्दी से इसको डाउनलोड करते हैं एंड फिर देखते हैं कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ट्रांसफर के लिए वो यहाँ पे क्या कुछ मेंशन किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ जीडीएस। तो यहाँ पे ऑल कैटेगरीज के लिए है, चाहे आप एबीपीएम हो, चाहे आप बीपीएम हो, चाहे आप डाक सेवक हो, मतलब आप कोई भी कैटेगरी में हो बट आप जीडीएस हो, तो ये सबके लिए यहाँ पे जो ये ट्रांसफर रूल्स हैं ये सबके लिए यहाँ पे वैलिड है। और अब से मतलब ये जैसे कि 15 जुलाई को यहाँ पे ये मॉडल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ है। इससे पहले जो भी कोई रूल थे ट्रांसफर फैसिलिटीज के लिए, अब उनको यहाँ पे डिसअप्रूव करके एंड ये जो नए रूल्स हैं इनको यहाँ पे लागू कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कंडीशन फॉर ट्रांसफर। तो ट्रांसफर के लिए आपकी क्या क्या कंडीशन रहने वाली है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस टू बी प्रोवाइडेड फॉर मेल जीडीएस शेल बी 2 चांसेस। तो जो भी मेल जीडीएस है उनके लिए यहाँ पे 2 चांसेस हैं ट्रांसफर के लिए, एंड 3 चांसेस फॉर फीमेल जीडीएस इन एंटायर टर्म ऑफ एंगेजमेंट। तो आप जीडीएस की यहाँ पे नौकरी जब से और कब तक भी मतलब कर रहे हो, उसके पूरे लाइफ टाइम में, उसके पूरे मतलब एंगेजमेंट पीरियड में, उसमें मेल कैंडिडेट्स को 2 चांसेस मिलते हैं ट्रांसफर के लिए, एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो फीमेल जीडीएस हैं, उनको यहाँ पे 3 चांसेस मिलते हैं ट्रांसफर के लिए। बट यहाँ पे मैं एक बात और आप लोगों के लिए मेंशन कर दूं कि अगर आप जैसे कि कल को जीडीएस से एमटीएस बनते हो, तो उसमें ये जो आपके ट्रांसफर रूल्स हैं ये वहां पे मेंशन नहीं होते, उसके लिए फिर वो एमटीएस वाले आपके ऊपर रूल अप्लाई होंगे। एंड अगर आपने मतलब मान लो एक अगर यहाँ पे ट्रांसफर ले लिया है, तो ये जो आपका ट्रांसफर है वो एमटीएस की पोस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। जब आप एमटीएस एज ए ज्वाइन करोगे, या फिर अगर आप फर्दर कोई भी बड़ा प्रमोशन में अगर कभी मतलब आप ज्वाइन करोगे,
तो वो उस टर्म से लेकर एंड आगे आपके आने वाले पीरियड तक काउंट होगा। जो जीडीएस में अगर आप कोई भी ट्रांसफर लेते हो वो आपके आने वाले टर्म में यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। बट हाँ, अगर आप जीडीएस ही रहते हो तो आपके जीडीएस के एंटायर टर्म ऑफ एंगेजमेंट में यहाँ पे आपको मेल कैंडिडेट्स को सिर्फ 2 एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 3 चांसेस जो हैं वो ट्रांसफर के दिए जाएंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं द जीडीएस में अप्लाई फॉर ट्रांसफर टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 जीडीएस पोस्ट्स in order of preference in one division at a time. The transfer will be at on cost of the GDS. तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर मतलब आप ना जब जीडीएस से ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप एक डिवीजन से किसी दूसरे डिवीजन के लिए अप्लाई करते हो आपके ट्रांसफर के लिए, तो वहां पे आप मैक्सिमम 10 जीडीएस पोस्ट के लिए कर सकते हो। क्योंकि मान लो अगर आप अभी एक डिवीजन में काम कर रहे हो और अगर आपको किसी और दूसरे डिवीजन में जाना है तो वहां पे भी काफी सारे बीओज, काफी सारे मतलब हमारे पास जैसे कि बीओ एसओ मतलब काफी सारे ऐसे होते हैं नीचे, एसओ भी होते हैं, बीओ भी होते हैं, एचओ भी होते हैं। तो आपको मैक्सिमम आप 10 जीडीएस पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकोगे, क्योंकि आप उसके ज्यादा जो जीडीएस की पोस्ट है उसके लिए ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो वन डिवीजन में ही आप सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हो। आप अलग अलग डिवीजन में अप्लाई नहीं कर सकते, आप एक ही डिवीजन में एक बार अप्लाई कर सकते हो जहां पे आपको मैक्सिमम 10 जीडीएस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद में द ट्रांसफर विल बी एट ऑन कॉस्ट ऑफ द जीडीएस। तो आपकी जैसे कि ट्रांसफर होगी वो आपके ही कॉस्ट पे होगी। अगर यहाँ पे ट्रांसफर का कोई खर्चा लगता है तो वो भी आपके ही कॉस्ट पे होगा। एंड जब आप जाओगे मतलब अपने एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन तक, तो उसका भी जो कॉस्ट है वो आपका ही होगा। मतलब उसमें गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी आपको वो चार्ज नहीं देगी। एंड ये जो फ्रेंड्स लिमिटेड ट्रांसफर पॉलिसी की ये जो पीडीएफ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे तो मैं वीडियो में आपको सब कुछ बता ही रहा हूँ, थ्रू आउट करवा ही रहा हूँ। उसके बाद में अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पे है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द लिमिटेड ट्रांसफर ऑर्डर शैल बी कंसिडर्ड एज वन चांस ऑफ लिमिटेड ट्रांसफर अवेल्ड बाय जीडीएस। तो मतलब ऐसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, अगर आपने जैसे कि 10 पोस्ट जीडीएस की 10 पोस्ट के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस भर दिया है, उसके बाद में आपका जो ट्रांसफर है वो निकल भी आता है दूसरे डिवीजन में, एंड फिर आप मना करते हो कि नहीं अब मुझे ये जो ट्रांसफर है ये नहीं चाहिए, एंड आप उसका मतलब जो आपको ये ट्रांसफर का प्रपोजल आया ये अगर आप रिफ्यूज कर देते हो, तो यहाँ पे ये आपका वन चांस यहाँ पे काउंटेड होगा कि आपने एक ट्रांसफर का जो चांस है अपना गवा दिया है। तो आप मतलब जब भी अपना ट्रांसफर के लिए फॉर्म वगैरह फिलअप करो, कभी भी ट्रांसफर लो आगे फ्यूचर में या फिर अगर आप अभी भी लेने वाले हो, तो मतलब बिल्कुल सोच समझ के लो। अगर आप माइंडेड उसकी तरफ बिल्कुल अगर आपका माइंड सेट है कि आपने मतलब अभी लेना है तभी आप लो, वरना आप अपना चांस ऐसे ही वेस्ट मत करो। क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में ये आपके लिए एक मतलब काफी, अगर आप अभी अपना ये एक चांस है जो खराब कर देते हो तो फिर आपके आने वाले फ्यूचर में आपको मतलब काफी ऐसे दिक्कत दे सकता है। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है द जीडीएस हाउ एवर मे हैव टू ऑप्शन टू विड्रॉ द रिक्वेस्ट विद इन 15 days ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर विच विल नॉट बी काउंटेड एज ए चांस अवेल्ड अंडर द लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी। तो जैसे कि जब आपने अपना ट्रांसफर के लिए फॉर्म जो है अप्लाई कर दिया, बट उसके बाद में मतलब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं अब मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, मतलब मुझे किसी दूसरी जगह नहीं जाना, मैं अपने इसी जगह पे ठीक हूँ, तो आपने मतलब जब ट्रांसफर अपना ये अप्लाई किया है, आप उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है ट्रांसफर की उसको विड्रॉ कर सकते हो। एंड जब आपने वो विड्रॉ कर ली अपनी रिक्वेस्ट ट्रांसफर की, तो वो जो आपका मतलब एक ट्रांसफर का चांस है वो काउंट नहीं किया जाएगा। एंड आपको मतलब उसके लिए आपका जो ये ट्रांसफर का भी आपने अप्लाई किया है ये ऐसे काउंट नहीं होगा। एंड आपके जो भी पहले काउंटिंग रही थी आपके ट्रांसफर के लिए, आपको जितने भी चांस मिलने वाले थे उतने ही चांस मिलेंगे अगर आप विड्रॉ कर लेते हो। बट अगर आपको मतलब ट्रांसफर ऑर्डर्स आ जाते हैं एंड उसके बाद में अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो फिर वो आपका एक जो चांस है वो काउंट होगा कि आपने एक ट्रांसफर ले लिया है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ट्रांसफर रिक्वेस्ट में बी सबमिटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, however the GDS should have completed minimum engagement period of 1 year from the date of regular engagement on GDS post on the date of transfer request। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि आपको मतलब जब भी ट्रांसफर चाहिए आप ट्रांसफर के लिए एक पूरे साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। बट इनका जो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आपने जीडीएस की जो रेगुलर पोस्ट है उसमें कम से कम वन ईयर जो है वो कंप्लीट किया हो। कि अगर आपका मतलब 1 ईयर जो है कंप्लीट हो गया उसके बाद में ही आप अप्लाई कर सकते हो। एंड आप साल में किसी भी महीने में किसी भी दिन में कर सकते हो, बट आप जिस दिन भी अप्लाई कर रहे हो उस दिन जो आपका रेगुलर एंगेजमेंट का जो पीरियड है वो 1 ईयर का कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करूं, तो जैसे कि मेरी 10 अगस्त को यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, तो मेरी 10 अगस्त 2022 से लेकर और 10 अगस्त 2023 तक मैं कोई भी ट्रांसफर नहीं ले सकता। बट 10 अगस्त 2023 के बाद में
मेरा जब भी मन हो मैं ट्रांसफर ले सकता हूँ। उसके बाद में हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफर फैसिलिटी shall be available to all GDS on completion of 1 year engagement period. Mutual exchange cases can be done immediately on receipt of application subject to fulfillment of eligibility conditions. तो जैसे कि अगर हम रेगुलर ट्रांसफर की बात करें तो जब आप रेगुलर ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें ऐसे थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है 10 से 15 दिन की। अभी हम पोस्ट वगैरह जो चेक कर रहे हैं एंड उसके बाद में जब आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स आते हैं उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। बट जैसे कि अगर हम म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करें, अभी जैसे कि एक डिवीजन में आप हो, दूसरे डिवीजन में आपका फ्रेंड है और आप म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहते हो, आप अपने फ्रेंड वाले डिवीजन में जाना चाहते हो एंड जो आपका फ्रेंड है वो आपके डिवीजन में आना चाहता है। तो इस केस में जब आप दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफर फैसिलिटी के लिए अप्लाई करते हो तो ये जो आपका ट्रांसफर होगा ये मतलब रेगुलर नहीं होगा, ये नॉर्मल नहीं होगा, ये आपका म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। तो जब आप म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए दोनों जगह से अप्लाई करते हो और उसकी मतलब जब अथॉरिटी वालों को एप्लीकेशन जाती है तो जोन सा वो इफेक्ट है वो इमीडिएटली हो जाता है कि आपको ना फिर साथ के साथ में आपके फ्रेंड वाली पोस्ट आपको दे देंगे एंड आपकी वाली पोस्ट आपको फ्रेंड को दे देंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल एक्सचेंज है, म्यूचुअल ट्रांसफर है। आपका फ्रेंड जो है आपकी पोस्ट पे आ जाएगा एंड आप उसकी पोस्ट पे चले जाओगे। बट अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में ऐसा नहीं होता। नॉर्मली आपको मतलब 10 to 15 डेज या फिर काफी बार ऐसे होता है कि आपको 1 मंथ के लिए भी मतलब वेट करना पड़ सकता है। और इसका भी मतलब म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका एलिजिबिलिटी के लिए ये है कि आपने मिनिमम 1 ईयर जो है रेगुलर सर्विस की हो एज ए जीडीएस। उसके बाद में आप म्यूचुअल ट्रांसफर है या फिर नॉर्मल ट्रांसफर है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं सिक्स पॉइंट पे। द ट्रांसफर ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज वाया कास्ट एजुकेशनल एंड पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट एक्सेट्रा हैव बीन कंप्लीटेड। तो जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब वेरीफाई हो जाता है, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाता है एंड आपका पुलिस वेरिफिकेशन वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद में जो आपके ट्रांसफर ऑर्डर हैं वो मतलब आपके लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं। अभी जैसे कि अगर हम इस साल की बात करें तो आप सभी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी वेरीफाई हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद में जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी मतलब अभी जैसे कि अगर आपकी हो गई है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हुई है तो वो भी आपकी ज्वाइनिंग के बाद में हो जाएगी, जैसे कि मेरी हो गई है। तो जब भी आप आगे मतलब फ्यूचर में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका ये जो सारा है ये वेरिफिकेशन आपका सारा कुछ कंप्लीट है एंड उसके बाद में आपको फिर साथ के साथ में ट्रांसफर दे देते हैं। बट काफ़ी केसेस में ऐसे होता है कि आपका जैसे कास्ट एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट तो हो गया वेरीफाई, जब आप ट्रांसफर के लिए बोलते हो तो जब आप मतलब किसी नई जगह पे जाते हो, किसी दूसरे प्लेस पे जाते हो, तो वहां पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन है जो वो होती है, क्योंकि आपका जो एड्रेस है वो चेंज होता है। तो इसीलिए पुलिस वेरिफिकेशन आपकी दोबारा हो सकती है, बट कास्ट एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट की जो वेरिफिकेशन है वो आपकी एक ही बार होती है। और जैसे कि अभी आप सिलेक्ट हो गए हो, अगर आपकी ज्वाइनिंग भी होगी है तो आपकी वो हो ही गई होगी एंड पुलिस वेरिफिकेशन आपकी दोबारा हो सकती है आपके ट्रांसफर के टाइम। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिख रखा है ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑफ जीडीएस हु आर अंडर पुट ऑफ ड्यूटी, हु आर अंडर पुट ऑफ ड्यूटी और अगेंस्ट whom any disciplinary action, पुलिस केस और कोर्ट केस इज पेंडिंग विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो ट्रांसफर रिक्वेस्ट मतलब जिनकी अगर आपके आपके मतलब अगेंस्ट अगर कोई पुलिस केस चल रहा है, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर अगर आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के अगेंस्ट ड्यूटी से मतलब जैसे कि पुट ऑफ कर दिया गया है, तो आपकी जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। क्योंकि जब आपका ये मतलब केस वगैरह जब आपका पूरा शांत हो जाएगा, जब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपकी जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की जाती है। उससे पहले आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाती है। आपका जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा, बट आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो पास्ट एंगेजमेंट पीरियड विल बी काउंटेड फॉर असेसिंग द एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर एनुअल इंक्रीमेंट। तो आपका मतलब अगर आपने पहले कभी एंगेजमेंट वगैरह मतलब अगर आप पहले जीडीएस रह चुके हो एंड अभी अगर आपने मतलब दोबारा अगर आप ज्वाइन किए हो, या फिर आपने मतलब अपने पास्ट में कभी भी अगर जीडीएस की जॉब की है, तो आपका जो वो पीरियड है वो एंगेजमेंट का पीरियड है वो भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा आपके डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए भी एंड आपके एनुअल इंक्रीमेंट के लिए भी। यहाँ पे ये है कि जैसे कि ना काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो एबीपीएम में पहले सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में जब नेक्स्ट ईयर अगर कोई वैकेंसी आती है तो वो बीपीएम के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में क्या होता है, उन्होंने जब मतलब पहले 1 साल का जो अपना पीरियड एज ए जीडीएस किया हुआ है वो भी उनके नेक्स्ट आने वाले इंक्रीमेंट के लिए एंड उनके डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए वो भी काउंट किया जाता है, उनका वो 1 साल वेस्ट नहीं होने दिया जाता। तो अभी जैसे कि अगर आपने मतलब अभी बीपीएम में ज्वाइन किया है एंड अगर आप पहले एबीपीएम रह चुके हो, तो अगर आप पहले जैसे कि 1 साल अगर एबीपीएम रहे हो एंड अभी आपने आने वाले 2 साल अपना जो है ये एंगेजमेंट पीरियड वाला कंप्लीट करना, उसके बाद में आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे आपके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 3 साल पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो।
उसके बाद में जीडीएस विल नॉट हैव एनी क्लेम टू गो बैक टू द प्रीवियस एंगेजमेंट रिक्वायरमेंट यूनिट डिवीजन। तो अभी जैसे कि आप किसी एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में अगर ट्रांसफर हो गए हो, तो अब आपके पास कोई भी ऐसा क्लेम नहीं रह जाता है कि आप अपने पुराने डिवीजन में दोबारा वहां पे चले जाओ। आप आने वाले फ्यूचर में ट्रांसफर के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो उसी डिवीजन में, बट आप मतलब ऐसे नहीं है कि आप अपना जो ट्रांसफर का मतलब आपको चांसेस मिलते हैं आप उसको भी खत्म ना करो एंड आपको ऐसे ही अपने जो प्रीवियस अगर आपका कोई डिवीजन है वहां पे ट्रांसफर दे दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में चले गए, आपको वहां पे चार्ज रिपोर्ट वगैरह मिल गई है, आप वहां पे ज्वाइन हो गए हो, उसके बाद में आपका जो प्रीवियस डिवीजन में अगर आपकी कोई भी एंगेजमेंट है रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे अब आपका मतलब कोई भी क्लेम नहीं रह जाता है, क्योंकि वहां पे जो नए बंदे हैं जो नए पर्सन है वो फिर वहां पे हायर कर लिए जाते हैं। एंड अगर आपको दोबारा उस डिवीजन में जाना है तो फिर आपको एक अपना चांस दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में however this would not act as a bar for applying to the old unit under the provisions of this OM। तो जैसे कि पहले अभी तो हमारे पास बीपीएम एंड एबीपीएम एंड डाक सेवक यही 3 पोस्ट हैं, बट जो पहले एमसीएमडी वगैरह की भी पोस्ट होती थी तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अभी जैसे कि आप अगर एबीपीएम से बीपीएम में आ गए हो तो आप बीपीएम से दोबारा एबीपीएम में जा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। आपकी जो पोस्ट है आप उसके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे है व्हेन ए जीडीएस इज ट्रांसफर्ड एट हिज ऑन रिक्वेस्ट एंड द ट्रांसफर इज अप्रूव्ड बाय द competent authority, he will rank junior in the seniority list of new unit to all the GDS of that unit who exist in the seniority list on the date on which he joins the new unit, except in case of transfer within the same engagement subdivisional unit or divisional unit। तो यहाँ पे लिख रखा है कि जब आप जीडीएस के लिए मतलब ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हो एंड आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगर आप एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे मतलब जो आपका रैंक है वो जूनियर रखा जाएगा एज कंपेयर टू अदर जीडीएस। यहाँ पे आप मतलब बात ये समझने की कोशिश करो कि अगर आप एक डिवीजन में हो अभी एंड अगर आप सेकंड डिवीजन में चले जाते हो तो वहां पे आपको एक मतलब पूरा जो इन्वायरमेंट है वो एज ए न्यू ज्वाइनिंग का ही दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे जैसे कि रैंक लिस्ट हम कहते हैं कि आप जूनियर हो सीनियर हो, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग के हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। अगर आपकी जल्दी ज्वाइनिंग होगी तो आप सीनियर लिस्ट में आ जाओगे, अगर आपकी लेट ज्वाइनिंग होती है तो आप फिर नीचे रैंक में चले जाते हो, क्योंकि कल को जैसे कि अगर आपने अपने इंक्रीमेंट वगैरह के लिए अपने प्रमोशन के लिए जो एग्जाम्स वगैरह देने हैं उसमें फिर जो मतलब आपका रैंक है वो नीचे आ जाता है, अगर आप एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जो ट्रांसफर है वो लेते हो तो, क्योंकि वहां पे आपको एज ए न्यू ज्वाइन हो, आपका जो डिवीजन है वो चेंज हो गया है। बट अगर आप अपने ही डिवीजन में या फिर सब डिवीजन में ट्रांसफर लेते हो तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जिस लिस्ट में हो, जिस आप लिस्ट में जिस रैंक पे हो आपका रैंक वही रहता है, वो कोई मतलब चेंज नहीं होता है। बट अगर आप किसी दूसरे डिवीजन में जाते हो तो फिर वहां पे आपका जो रैंक है जो वो मतलब आपका रैंक है वो लोअर हो जाता है। एंड अगर आपको मतलब पेपर वगैरह का कोई चांसेस मिलता है, क्योंकि अगर हम देखें कि 5 साल के बाद 7 साल के बाद अगर आपका जैसे कि पीएएसए का जो पेपर होता है उसमें फिर जो आपके चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप रैंक में नीचे आ जाते हो। एंड उन पेपर्स में जो चांस है वो किनको मिलता है, वो आपके सीनियर्स को पहले मिलता है। उसके बाद में अगर कोई वैकेंट पोस्ट रह जाती है उसके हिसाब से वो रैंक में मतलब नीचे नीचे वाले जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए वो फॉर्म्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं। बट अगर वो जो मतलब सीट्स हैं वो पहले ही फुलफिल हो जाती हैं और आपके जो सीनियर्स हैं मतलब वहाँ पे हो जाते हैं पीएएसए में, तो फिर उसके रिगार्डिंग बाद में मतलब आप वहाँ पे अप्लाई फिर नहीं होता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है द जीडीएस कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन हीज रिक्वेस्ट इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। तो आप मतलब अपनी रिक्वेस्ट किस किस के लिए दे सकते हो। अगर आप बीपीएम लेवल 1 हो तो आप किसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप बीपीएम लेवल 1 टीआरसीएस लैब 2 के लिए कर सकते हो। एंड आप जा सकते हो एबीपीएम लेवल 2 में। अभी जैसे कि आप लेवल 1 हो तो आपका बेसिक पे क्या है 12,000 रुपीज, एंड आप इसके मतलब इससे ही अगर आप जा सकते हो टीआरसीएस लैब 2 में भी जा सकते हो, उसमें आपका जो बेसिक पे है वो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता। एंड आप इससे मतलब एबीपीएम लेवल 2 में भी जा सकते हो, उसमें आपको मतलब 5 घंटे की ड्यूटी हो जाती है एंड जो आपका बेसिक पे है वो 12,000 ही रहता है, सेम रहता है। तो मतलब यहाँ पे जो मेन चीज है ना, आपका बेसिक पे जो है वो सेम रहना चाहिए एंड आप किसी भी पोस्ट में जा सकते हो। तो यहाँ पे अभी जैसे कि अगर हम बात करें अगर आप बीपीएम लेवल 2 हो तो आप बीपीएम लेवल 2 में ही रहोगे, क्योंकि जो इनका बेसिक पे हो जाता है वो 14,500 हो जाता है। 14,500 इनका जो बेसिक टीआरसीएस लैब है वो किसी से मैच नहीं करता। तो आप बीपीएम लेवल 2 हो तो मतलब आप जीडीएस में सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में हो एंड अब आप आगे मतलब जीडीएस में ही प्रमोट नहीं हो सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें एबीपीएम या फिर डाक सेवक लेवल 1 की, तो यहाँ पे एबीपीएम डाक सेवक लेवल 1 है वो लेवल 1 में ही रहेंगे, टीआरसीएस लैब उनका 1 ही रहेगा। उनका बेसिक पे क्या है 10,000 रुपीज, जो कि किसी और पोस्ट से मैच
नहीं करता है, एंड ये मतलब यहाँ पे किसी भी दूसरे चीज में नहीं जा सकते हैं, ये अपने एबीपीएम डाक सेवक लेवल 1 में ही रहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें एबीपीएम डाक सेवक लेवल 2 की, तो ये जा सकते हैं लेवल 2 के टीआरसीएस स्लैब 2 में। इनकी जो बेसिक पे हो जाती है वो 12,000 हो जाती है बीपीएम लेवल 1 के, इसीलिए ये बीपीएम लेवल 1 में भी जा सकते हैं विद सेम टीआरसीएस स्लैब, क्योंकि जो आपका टीआरसीएस स्लैब है वो सेम रहता है। द जीडीएस हैज टू मेक अकोमोडेशन अरेंजमेंट फॉर मैनेजिंग बीओ। तो यहाँ पे मतलब आपका ऐसे नहीं है कि आप अभी जिस बीओ में काम कर रहे हो, आप जिस बीओ में एबीपीएम हो आप वहां के बीपीएम बन जाओगे, नहीं, आपका किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाएगा और वहां पे आप बीपीएम लेवल 1 के एज ए बीपीएम लेवल 1 ज्वाइन करोगे। एंड अगर फिर वहां पे बीपीएम मतलब बीओ नहीं हुआ है तो आपको वहां पे बीओ खोलना पड़ता है। सारी मतलब जो भी कंडीशंस होती है रेजिडेंस की कंडीशन, जो भी आपके बीओ की कंडीशन, मतलब जो भी एक बीपीएम के लिए कंडीशंस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के हिसाब से होती है वो सब आपको फुलफिल करनी पड़ती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कुछ भी है वो सब आपको करना पड़ता है। उसके बाद में बिफोर ज्वाइनिंग एज बीपीएम लेवल 1 ही हैज टू अंडरगो प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग। तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे कि अभी हमारी सबकी हुई थी 3 डेज की। तो जो बीपीएम लेवल 2 एबीपीएम लेवल 2 से बीपीएम लेवल 1 में जाता है उनको भी ये जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद में एबीपीएम डाक सेवक जो है वो एबीपीएम डाक सेवक में ही जा सकते हैं, पोस्टल से आरएमएस में जा सकते हैं, एंड आरएमएस से पोस्टल में जा सकते हैं। जैसे कि काफ़ी मुझे ना इसके रिगार्डिंग भी जो है कमेंट्स आए हुए थे कि अभी हम जैसे कि पोस्टल में है तो हम रेलवे मेल सर्विस में कैसे जाएं। तो जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप अपने मतलब अगर आपने डेजिग्नेशन अपना यही रखना है तो आप इसी डेजिग्नेशन के अंदर और पोस्टल से आरएमएस यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सिंपली मेंशन कर रखा है। और आपका जो टीआरसीएस स्लैब है वो सेम रहेगा, जो भी आपका बेसिक पे जो भी आपकी ग्रोथ सैलरी है वो सेम रहेगी। उसके बाद में डाक सेवक इन आरएमएस, तो अगर बीपीएम एबीपीएम या फिर डाक सेवक जो है टीआरसीएस स्लैब जिनका 10,000 या 12,000 जो भी लेवल 1 या 2 के हिसाब से है वो आरएमएस में जा सकते हैं। बट उनको मतलब क्या है जो भी मतलब अकोमोडेशन फुलफिलिंग जो भी मतलब आरएमएस रेलवे मेल सर्विस में जो भी डाक सेवक हैं, अगर उनको बीपीएम एबीपीएम या फिर डाक सेवक एज ए ज्वाइन इन पोस्टल में करना है तो उनको जो मतलब सारे क्राइटेरिया है जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है अपने 2020 के हिसाब से वो सारे फुलफिल करने होते हैं। अगर आप एवीपीएम या फिर डाक सेवक से आरएमएस में जाते हो तो भी मतलब आपको जो सारे जो भी हमारे पास यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल करना होता है। एंड अगर आप आरएमएस से पोस्टल में आ रहे हो तब भी आपको सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना रहता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, देयर विल नॉट बी एनी ड्रॉप इन टीआरसीएस स्लैब ऑन अकाउंट ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर एंड नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स अर्न्ड बाय जीडीएस विल बी रिटेन। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने कह रखा है कि अगर आप ऐसे किसी मतलब दूसरी जगह पे जाते हो, अगर आप ट्रांसफर लेते हो, अगर आप अपनी पोस्ट का ट्रांसफर लेते हो, अगर आप डेजिग्नेशन का ट्रांसफर लेते हो या फिर अगर आप अपने प्लेस का भी ट्रांसफर लेते हो तो उस मतलब उस हिसाब से आपकी जो भी कोई सैलरी है जो भी आपका इंक्रीमेंट लगा हुआ है वो किसी भी तरीके से उसको मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी जितनी सैलरी आ रही है, आपकी जिस हिसाब से सैलरी आ रही है वो आपकी सैलरी उतनी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे कि अभी आप अपना जैसे कि ट्रांसफर ले रहे हो एंड उसके बाद में जो आपकी सैलरी है वो कम हो जाएगी या फिर इंक्रीमेंट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो सैलरी सेम मतलब पहले थी वही आपकी सैलरी आगे आने वाले दिनों में भी रहने वाली है। उसके बाद में कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर, तो आप ट्रांसफर अगर आप विद इन डिवीजन, तो अगर आप डिवीजन के अंदर अंदर ट्रांसफर लेना चाहते हो तो आप किसको मतलब बोलोगे, आप अपने डिविजनल हेड को बोलोगे। डिविजनल हेड कौन होता है, एसपीओ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है, आप उनको बोलोगे। अभी ना जैसे कि मेरे पास जैसे कि अभी 1 साल हो गया है, अभी आप कह रहे हो कि 1 साल के बाद में आप ट्रांसफर ले सकते हो, तो इसके रिगार्डिंग मुझे ना आज इंस्टाग्राम पे एक हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी कमेंट आया हुआ था कि 1 साल के बाद में बोल रहे हैं कि ट्रांसफर तो ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट वो ग्रांटेड होगा या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आप अगर 1 साल के बाद में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हो एंड अगर आपके ऊपर कोई भी मतलब किसी भी तरीके की चार्जशीट नहीं है, अगर आपने अपना जो काम है बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो आपका जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो किसी भी हालत में कैंसिल या फिर रिजेक्ट नहीं हो सकता। वो जो आपके अथॉरिटी वाले हैं उनको अप्रूव करना ही करना पड़ता है। तो इस मतलब इस बात से ना आप बिल्कुल भी टेंस मत रहो, इस बात से कोई भी आप इशू मत लो कि आपका जो ट्रांसफर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर कुछ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका जो भी मतलब ये ट्रांसफर वगैरह है, अगर आपने अच्छे तरीके से काम किया है तो आपका जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है। बस आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1 साल का जो रेगुलर आपका जो एंगेजमेंट का पीरियड है वो कंप्लीट करना रहता है। उसके बाद में अगर जैसे कि वही मुझसे पूछ रहे थे कि हमको ये ट्रांसफर के लिए लेटर किसको देना होता है, एप्लीकेशन किसको देनी होती है, तो अगर आप विद इन डिवीजन के लिए ट्रांसफर ले रहे हो, अगर आप अपने ही डिवीजन में ट्रांसफर ले रहे हो तो आपको डिविजनल हेड एसपीओ को देनी होती है जो आपकी एप्लीकेशन है ट्रांसफर के लिए। उसके बाद में अगर आप अपने डिवीजन से आउटसाइड ले रहे हो, जैसे कि आपका डिवीजन तो आपका आप अगर किसी दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर ले रहे हो बट आपका सर्कल जो है वो सेम है, तो यहाँ पे जो मतलब आपका रीजन हो गया, एरिया होगा, कुछ भी कहो, अगर वो आपका सेम है
तो फिर आप किसको, जो ये एप्लीकेशन है वो किसको दोगे, रीजनल हेड को दोगे, पोस्ट मास्टर जनरल को दोगे। और अगर जैसे कि अगर मैं आपको रीजन का मतलब समझाऊं, तो रीजन का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमारा, मैं अपनी ही आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि अभी एक लुधियाना है हमारा, एक वो डिस्ट्रिक्ट है, वो एक रीजन है। यहाँ पे हमारे दो डिवीजन है, एक तो लुधियाना सिटी का डिवीजन है, एक लुधियाना मुफस्सिल का डिवीजन है, अलग अलग है। एक पेंडू इलाके का मतलब विलेज वाला है, एंड एक है सिटी का। तो यहाँ पे अगर मुझे, जैसे कि अभी मेरी सिलेक्शन मुफस्सिल में हुई है, अगर मुझे मुफस्सिल से एंड लुधियाना सिटी में जाना है, तो वो हो गया हमारा रीजन, कि हमारा जो रीजन है वो तो लुधियाना ही है, लेकिन हम एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जो है वो ट्रांसफर ले रहे हैं। एंड आपके जैसे कि मैंने सुना है काफी, इंदौर मुफस्सिल है, इंदौर सिटी है, तो वहां पे भी ये सेम ही केस चलता है कि जो आपका रीजन है वो सेम है। अभी जैसे कि मेरा रीजन है लुधियाना है, बट यहाँ पे एक डिवीजन मुफस्सिल डिवीजन से निकल के, और अगर मैं सिटी के डिवीजन में जाना चाहता हूँ, तो फिर मैं किसको यहाँ पे एप्लीकेशन दूंगा, मैं रीजनल हेड, जो हमारे लुधियाना के हेड है, चीफ मतलब लुधियाना के रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल है, मैं उनको यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन है वो दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप डिवीजन से आउटसाइड ले रहे हो, बट जो आपका सेम मतलब सर्कल है वो आपका सेम है। अभी जैसे कि अगर मुझे लुधियाना, जैसे कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर मुझे लुधियाना से दूसरे मतलब कहीं जलंधर, पटियाला, अमृतसर, अगर मतलब ऐसे कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेना है, तो सर्कल तो हो गया पंजाब, मतलब है तो अंडर पंजाब में मुझे लेना है। तो उस मतलब केस में मुझे किसको यहाँ पे एप्लीकेशन देनी होती है, सर्कल के हेड को। सर्कल के हेड हमारे कौन होते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सीपीएमजी। तो मुझे इनको एप्लीकेशन फिर देनी होगी। उसके बाद में अगर मुझे किसी दूसरे सर्कल में जाना है, अभी जैसे कि अगर मुझे पंजाब से किसी दूसरे में, दिल्ली में, हरियाणा में, या फिर कहीं और जाना है, तो उस केस में मुझे कहाँ पे मतलब किनको एप्लीकेशन देनी होती है, मुझे फिर एप्लीकेशन देनी होती है दोनों चीफ के हेड को, मतलब दोनों सीपीएमजी को। अभी जैसे कि मैंने पंजाब से मान लो हरियाणा में ट्रांसफर लेनी है, तो मैं अपनी ये जो एप्लीकेशन है वो पंजाब के सीपीएमजी को भी दूंगा, पंजाब के जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है उनको भी दूंगा, एंड साथ के साथ में जो हरियाणा के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है, मैं उनको भी फिर ये एप्लीकेशन दूंगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ऐसी बढ़िया बढ़िया एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मैनर ऑफ ट्रांसफर की, आपका ट्रांसफर का जो मैनर है वो क्या रहने वाला है, पूरा प्रोसीजर। तो ये अब जो वीडियो का पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है अपने डिविजनल हेड को, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, डिवीजन के अंदर डिविजनल हेड, एंड जैसे भी आप वाइस वर्सा यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में ऑन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा अटैच्ड हेयर विद एन एनेक्जर 1। तो यहाँ पे अभी जैसे कि इन्होंने एनेक्जर 1 यहाँ पे अटैच किया हुआ है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। एंड वो आपको अपने जो भी आपके कंपेटेंट अथॉरिटी है, जो भी आपके यहाँ पे हेड है, उनको यहाँ पे देना होता है इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी यहाँ पे इन्होंने परफॉर्मा दिया हुआ है उसमें ही अपनी डिटेल्स भर के। उसके बाद में द डिविजनल हेड विल ऑब्टेन विजिलेंस क्लियरेंस एंगेजमेंट पर्टिकुलर्स फ्रॉम हेड ऑफ करंट एंगेजमेंट यूनिट। तो यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जब आप एप्लीकेशन देते हो, उसके बाद में जो भी आपके डिवीजन के हेड है, एसपीओ है, वो आपकी जो भी मतलब आप कितनी देर से कब तक काम कर रहे हो, आपका काम करने का मतलब कैसा तरीका है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, वो सारा फिर आपका जो डेटा है वो आपका इकट्ठा किया जाता है। एंड अगर आपका वो मतलब सही तरीके से आप काम करते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ईमानदारी से करते हो, ऑनेस्टी से करते हो, तो आपका यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद में नेसेसरी एक्शंस ऑन द एप्लीकेशन रिसीव्ड शैल बी टेकन इन फॉलोइंग मैनर इन टाइमलाइंस मेंशन्ड हेयर इन। तो यहाँ पे अगर आपको मतलब विद इन डिवीजन के अंदर चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ कि यहाँ पे हम मतलब इसको किस हिसाब से रीड करते हैं। उसके बाद में आप ये बाकी सारे देख लेना, क्योंकि ज़्यादा फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी वरना तो। उसके बाद में अगर आप मतलब एक डिवीजन के विद इन डिवीजन में अगर आप ट्रांसफर लेते हो, तो फिर आप जैसे कि आपकी अथॉरिटी कौन है, आपके एसपीओ है, आप हेड ऑफ द डिवीजन है। उसके बाद में एक्शन कौन लेंगे, इशू ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर, तो ये ही एक्शन लेंगे आपके ट्रांसफर ऑर्डर का। उसके बाद में टाइमलाइंस क्या है, विद इन 13 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मतलब जो आपका ट्रांसफर ऑर्डर है वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपको 1 महीना यहाँ पे वेट करना होता है। एंड सेम एज दैट, अगर आप विद इन रीजन में ले रहे हो, तो आपको अगर मतलब फॉर्मेटिंग ऑफ एप्लीकेशन टू द रीजनल ऑफिस, तो यहाँ पे जब आपकी एप्लीकेशन है वो रीजनल ऑफिस से हेड ऑफिस को मतलब कहाँ कब तक जाएगी, 15 दिन में। उसके बाद में जो आपका ट्रांसफर ऑर्डर है वो 15 दिन में, अगले 15 दिन में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम 1 महीना वेट करना होता है। तो किसी भी अगर मतलब चीज में है, चाहे आप विद इन सर्कल ले रहे हो, विद इन रीजन ले रहे हो, आपको 1 महीना वेट करना होता है। बट अगर आप अपने सर्कल से किसी दूसरे सर्कल में जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको 2 महीने वेट करना पड़ सकता है। एंड ये इसका जो भी फ्रेंड्स मतलब पूरा यहाँ पे डिटेल्ड प्रोसीजर है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। उसके बाद में अ सेपरेट रजिस्टर इन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा अटैच्ड हेयर विद एज एनेक्सर 2 is to be maintained at cycle office, regional office, divisional office for recording transfer request of all categories of GDS। तो यहाँ पे आपको annexure 1 एंड annexure 2 देना होता है। जो आपका annexure 1 होता है
वो आपका मतलब जिस भी हेड को दे रहे हो, जहाँ पे भी आपने मतलब लेनी है अपनी ट्रांसफर, उनके पास चला जाता है। एंड जो उसका एक जो उसका फॉर्मेट है, जो उसका एक यहाँ पे एनेक्जर 2 है, वो आपकी फाइल में रिकॉर्ड एज ए रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपका मतलब ये जो फर्स्ट पहला ट्रांसफर है ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद में द लिस्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस टू बी सेंट टू द सर्कल ऑफिस बाय लास्ट ऑफ एवरी मंथ बाय द डिविजनल हेड। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर ये तो ना जो भी मतलब अथॉरिटी वालों का काम है कि अथॉरिटी वालों को कैसे काम करना है, बाकी फिर भी मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो भी वैकेंट पोस्ट है आपके किसी भी एक रीजन में, आपके किसी भी एक डिवीजन में, वो जो आपके एसपीओ है उनको एक पूरा परफॉर्मा बना के तैयार करके भेजना होता है। खुद के जो मतलब उनके रीजनल हेड होते हैं उनको भेजना होता है कि हमारे जो डिवीजन में इतनी इतनी और इनकी जो पोस्ट है वो वेकेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इन केस मोर देन वन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर सेम जीडीएस पोस्ट, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर कंसीडरिंग ट्रांसफर। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बता रखा है कि अगर मान लो आप एक तो आप हो, आपने किसी एक बीओ के लिए एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया ट्रांसफर के लिए, उसके बाद में एक और कोई दूसरा बंदा है उसने भी मतलब ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये हो जाता है टाई केस कि दो बंदे हैं बट पोस्ट एक खाली है, तो अब किसको पोस्ट मिले। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस हिसाब से देखा जाएगा कि जिसने भी पहले एप्लीकेशन जो है वो सबमिट किया है उसको जो ट्रांसफर है उसके जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए वो पहले मिलेगा। अगर आपने पहले सबमिट कर दी होगी तो आपको वो जगह पहले मिल जाएगी, और अगर दूसरे ने मतलब कर दी होगी तो वो दूसरे को जगह मिल जाएगी, एंड आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस है फिर उसको जगह दे दी जाएगी। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सबमिटेड ऑन अर्लियर डेट शैल बी कंसीडर्ड फर्स्ट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया जिसने पहले सबमिट कर दी एप्लीकेशन उसको पहले वो पोस्ट मिल जाएगी। इन केस डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज सेम, तो यहाँ पे एक और टाई केस कि अगर डेट ऑफ सबमिशन भी दोनों की सेम है तो द जीडीएस ज्वाइन अर्लियर शैल बी कंसीडर्ड फर्स्ट। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग का मतलब इतना यहाँ पे मतलब फिर वही बात आ गई कि अगर आप दोनों में से दोनों ने सेम एप्लीकेशन भी, एप्लीकेशन जो आपकी है वो उनकी डेट ऑफ सबमिशन भी सेम है, तो उस हिसाब से आपका फिर देखा जाएगा जिस भी कैंडिडेट ने जीडीएस में पहले ज्वाइन किया होगा उसको जो प्रेफरेंस है वो पहले दी जाएगी एंड जो वो पोस्टिंग है उसको दे दी जाएगी। तो यहाँ पे पहले ज्वाइन होने का बहुत फायदा है। अगर आप किसी भी मतलब अगर आपके पास कोई कारण है अभी लेट ज्वाइन होने का, आप तभी हो, वरना मतलब कोई भी ऐसी गलती मत करो कि आप अपने मतलब थोड़ा टाइम वगैरह के लिए, खुद के लिए टाइम लेने के लिए एंड लेट ज्वाइन हो रहे हो, उसके बहुत फिर नुकसान हो जाते हैं आपके ट्रांसफर में भी, उसके बाद में जब आप नेक्स्ट पेपर दोगे उसमें भी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो अगर आपको ज़्यादा जरूरी है ज्वाइनिंग लेट करवाने की, और अगर आप मतलब ऐसे स्टडी केसेस में या फिर किसी और अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क है तभी आप अपनी ज्वाइनिंग जो है वो लेट करवाओ, वरना साथ के साथ में ज्वाइनिंग ले लो, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं होती फिर। उसके बाद में इन केस ऑफ डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोथ आर सेम, द ओल्डर जीडीएस शैल बी कंसीडर्ड फर्स्ट। तो अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन भी सेम है तो उसमें फिर आपकी जो मतलब एज है वो कंसीडर की जाएगी, आप दोनों में से जिसकी भी एज ज़्यादा होगी उसको मतलब जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो पहले दे दिए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर वैकेंट जीडीएस पोस्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड इफ सच वैकेंट पोस्ट हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड फॉर जीडीएस एंगेजमेंट। तो अगर मतलब आपके पास ना जब आप प्रेफरेंस भरोगे तो प्रेफरेंस में आपके मतलब वो ही नेम आएंगे जो कि आपके डिवीजन में या फिर आप जहाँ पे भी ट्रांसफर ले रहे हो वहाँ पे जो भी जीडीएस की पोस्ट खाली है, आपके जो मतलब हैं, आपकी जो प्रेफरेंस है वो उसके ही हिसाब से शो होगी। बट यहाँ पे अगर इन्होंने बता रखा है कि अगर वो जीडीएस के एंगेजमेंट के लिए, जैसे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस की अगर ऑफिशियल वेबसाइट में उन्होंने वो पोस्ट जो है मतलब मेंशन कर दिए कि इस पोस्ट के लिए हमको बाहर से नए बंदे चाहिए, नए कैंडिडेट्स चाहिए, तो फिर उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद में सच कैंडिडेट्स की पोस्ट विच रिमेन वैकेंट आफ्टर एग्जॉशन ऑफ प्रिस्क्राइब सिलेक्शन पैनल मे बी कंसीडर्ड फॉर अकोमोडेटिंग ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो आप मतलब फिर ना अगर ये जो सारा प्रोसीजर होने के बाद, खत्म होने के बाद, अभी जैसे कि अगर हम अब की बात करें तो अब का जो सारा प्रोसीजर है वो 15 नवंबर को खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपका मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ उसके बाद में मतलब कोई भी जो रिक्वेस्ट है आपकी पेंडिंग में नहीं रहेगी। तो अगर मतलब ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद अगर फिर भी कोई जो मतलब अगर हमारे पास कोई पोस्ट है वो अगर वैकेंट रह जाती है तो फिर आपको उसके लिए एलिजिबल समझा जाएगा एंड फिर आप उसके लिए प्रेफरेंस भर सकते हो। बट जब तक एंगेजमेंट का जो सारा काम है बाहर से मतलब जो भी हमारे पास न्यू कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जब तक उनका काम सारा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए वो कोई भी पोस्ट वगैरह के लिए या फिर आपको उनके लिए कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। उसके बाद में द अबव इंस्ट्रक्शंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम। तो ये 15 जुलाई 2021 से लेकर और अब तक ये पूरा मतलब इन इफेक्ट में है। एंड आपका जो भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट है, अगर आगे कोई गाइडलाइंस ऐसी रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए अगर नहीं आई तो आपके ऊपर भी यही सेम, हमारे ऊपर भी, जैसे कि अगर मैं हूँ आप कोई भी हो तो सबके लिए ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है ये सेम रहने वाली है।
उसके बाद में हिंदी जो इसका वर्जन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप वैसे इसमें पीडीएफ में तो नहीं है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी मैंने आपको सारा कुछ समझा ही दिया है कि इसमें क्या कुछ लिख रखा है। इनकी जो कॉपीज है वो किस किस को भेजी गई है यहाँ पे सब कुछ बता रखा है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट ईयर की, एंड आपको ये कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। तो आप चाहे बीपीएम हो, एबीपीएम हो, डाक सेवक हो, अगर आप कोई भी हो तो आपको यही देना होता है। ये जो आपका नेक्स्ट ईयर 1 है ये आपको अपने कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी आपके एसपीओ है, रीजनल हेड है, या फिर सीपीएमजी, मतलब आपको जिसको भी देना है ये आपको उनके पास चले जाता है। एंड जो इसका मतलब सेकंड नेक्स्ट ईयर है वो यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बता रखा है, ये जो आपका एज ए रिकॉर्ड आपकी फाइल में जो भी आपका फाइल नंबर अभी बना होगा उसमें यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद में अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे आपने ये कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका नेम, उसके बाद में पोस्ट हेल्ड बाय जीडीएस विद नेम ऑफ सब डिविजनल या फिर डिविजनल एंड सर्कल। तो यहाँ पे आपकी पोस्ट कौन सी है, बीपीएम या फिर एबीपीएम, अगर कोई भी है तो वो आप लिखोगे। उसके बाद में आपका जो सब डिवीजन का नेम है आप वो भी यहाँ पे लिखोगे, आपका डिवीजन का जो नेम है वो भी, एंड जो आपका सर्कल है वो भी। ये आपने चारों चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। बाकी अगर आप में से अभी किसी ने जो मतलब पुराने कैंडिडेट्स हैं उनमें से अगर आपने अभी किसी ने ट्रांसफर लेना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। इंस्टाग्राम आईडी का आपको लिंक जो है, मेरी आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको मतलब पूरा अगर वहाँ पे बता दूंगा अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद में हम बात करते हैं डेट ऑफ एंगेजमेंट एज रेगुलर जीडीएस। तो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जब आपकी चार्ज रिपोर्ट आपके हाथ में आई सी तब तब से जो आपकी डेट ऑफ एंगेजमेंट एज रेगुलर जीडीएस यहाँ पे कंसिडर की जाती है। उसके बाद में जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ऐसे नहीं है कि आप 10th के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट हुए तो आपने 10th ही मेंशन करनी है, नहीं। अगर आपने 12th कर रखी है, अगर आपने आगे ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपने वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद में अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो, वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद में आपका टीआरसीए लेवल कितना है एंड स्लैब कितना है। तो आपका जैसे कि टीआरसीए लेवल 1 है, 2 है, आप वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। एंड आपका जो स्लैब है वो कितना है, 1 है, 2 है या फिर 3 है, वो आपने मेंशन कर देना है। अगर आपका बेसिक पे 10,000 है तो आपका स्लैब 1 रहता है। अगर आपका बेसिक पे 12,000 है तो आपका जो स्लैब है वो 2 रहता है। एंड अगर आपका जो बेसिक पे है वो 14,500 रुपीज है तो आपका जो स्लैब है वो 3 रहता है। तो ये आप बात जरूर नोट कर लेना। उसके बाद में जीडीएस पोस्ट फॉर विच ट्रांसफर इज सॉट फॉर अलोंग विद नेम ऑफ। तो आप अभी ट्रांसफर किस में लेना चाहते हो, यहाँ पे इन्होंने पूछा है। अगर आप बीओ में लेना चाहते हो, एसओ में लेना चाहते हो, हेड ऑफिस में लेना चाहते हो, या फिर ये रेलवे का जो ऑफिस होता है वहां पे लेना चाहते हो, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में नेम ऑफ डिवीजन सर्कल टू विच ट्रांसफर इज सॉट। तो आप मतलब किस डिवीजन में एंड किस सर्कल में ट्रांसफर लेना चाहते हो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद में वेदर ट्रांसफर सॉर्ट इज म्यूचुअल। तो अगर आपका म्यूचुअल ट्रांसफर है तो आप यस कर दोगे, अगर नहीं है तो नो कर दोगे। उसके बाद में अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले रहे हो तो आपने इफ ऑन म्यूचुअल ग्राउंड्स नेम एंड डिटेल्स ऑफ एंगेजमेंट। तो फिर आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफर किस पोस्ट के लिए एंड किस बीओ के लिए यहाँ पे ले रहे हो। क्योंकि आपका मतलब अगर कोई फ्रेंड आपके साथ म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहता है तो फिर आपने उसकी पोस्ट एंड उसके बीओ का यहाँ पे नेम लिखना है। उसके बाद में अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं ले रहे हो तो फिर आप प्रेफरेंस दो कि आप कहाँ कहाँ पे जाना चाहते हो। आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, आप किस बीओ में या फिर एसओ में जाना चाहते हो, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, वो आपने यहाँ पे सारा मेंशन करना है। उसके बाद में रीजन फॉर विच ट्रांसफर इज सॉट फॉर। तो आप किस वजह से क्यों ट्रांसफर लेना चाहते हो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। कि आपका घर दूर है वो आपने वो मेंशन कर देना है, या फिर अगर आप मतलब किसी भी रीजन से लेना चाहते हो तो वो आपने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देना है। उसके बाद में आई श्रीमती डिक्लेयर दैट, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो। डिक्लेयर दैट अबव इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी आर ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइडेड इन दिस डेटेड दिस एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे सिर्फ आपका नेम आ जाएगा। उसके बाद में दैट्स इट। एंड आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इन इवेंट ऑफ माई लिमिटेड ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस आई विल रैंक जूनियर इन द gradation list of new unit to all the GDS of that unit date of joining that unit। तो यहाँ पे जैसे कि ना माई लिमिटेड ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस। तो यहाँ पे ना आपको मतलब कुछ भी यहाँ पे फिलअप नहीं करना है क्योंकि जब आपका फिर ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद में आपका ट्रांसफर कितनी तारीख को मतलब रिसीव हुआ, कब तक है, तो वो यहाँ पे आपके जो अथॉरिटी वाले हैं वो फिलअप करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी फिलअप नहीं करना। उसके बाद में आई विल नॉट क्लेम एनी ट्रैवल अलाउंस। तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, ये जो भी आपका ट्रांसफर है आपके खुद के खर्चे पे होगा। आई विल नॉट हैव एनी क्लेम टू गो बैक टू माई ओल्ड पोस्ट। आपके अपनी दूसरी पुरानी पोस्ट में भी नहीं जा सकते हो। एंड उसके बाद में आई विल ऑल्सो अबाइड बाई दीज कंडीशन एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएंगे आपके सिग्नेचर। एंड उसके बाद में आपकी मतलब जो भी पोस्ट है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, डेट एंड प्लेस यहाँ पे मेंशन कर देना है।
उसके बाद में द अबव एप्लीकेशन ऑफ श्री दिस सीकिंग ट्रांसफर ऑन कॉस्ट एंड रिक्वेस्ट हैज बीन स्क्रीन बाय मी। तो यहाँ पे आपने मतलब कुछ भी फिलअप नहीं करना, जो आपका काम है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है आपका सिग्नेचर करके। उसके बाद में ये जो है, ये जो पार्ट है, ये आपकी अथॉरिटी वाले जो भी आपका जो ट्रांसफर ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं उनका यहाँ पे वो खुद आपका नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, एंड जो उनका साइन एंड डेजिग्नेशन है विद स्टैंप यहाँ पे वो अपना कर देते हैं। उसके बाद में जो आपका ये एनेक्जर 2 है, अगर हम इसकी बात कर लें तो अनेक्जर 2 फॉर्मेट फॉर रजिस्टरिंग द रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर और जीडीएस आउट गोइंग ट्रांसफर। तो अगर आप मतलब दूसरी जगह कहीं बाहर जा रहे हो तो आपका ये फॉर्मेट रहने वाला है, एंड ये जो फॉर्मेट है कंप्लीटली आपने अपनी तरफ से नहीं भरना है। ये आपका जो फॉर्मेट है ये आपके अथॉरिटी वाले ही आपसे भरवाएंगे, वो जैसे जैसे आपको कहें, क्योंकि जो ये वेटिंग लिस्ट नंबर है कि आप वेटिंग लिस्ट नंबर में कितने वे हो, आपका जो नेम है वो क्या है, वो पूरे तरीके से आपके जो अथॉरिटी वाले हैं यही फिलअप करते हैं। क्योंकि जब मान लो आपकी जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है आपने अपने जो आपके रीजनल हेड है या फिर जिस भी आपने हेड को भेजनी है वो आपने भेज दी, उसके बाद में आप कितने नंबर पे कितने वेटिंग लिस्ट में चल रहे हो वो आपके अथॉरिटी वाले यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपने यहाँ पे कुछ भी फिलअप नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ यही वाला जो नेक्स्ट 1 है सिर्फ और सिर्फ आपने यही वाला देना होता है अपने हेड को। एंड ये जो नेक्स्ट 2 है ये अथॉरिटी वाले खुद ही करते हैं, खुद ही फिलअप करते हैं एंड खुद ही आपकी फाइल में लगा देते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 2 है ये आपको नहीं देना होता है। एंड फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिर इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्योंकि जो ये ट्रांसफर वाली जो वीडियो है इसके रिगार्डिंग भी मुझे ऐसे मतलब काफ़ी कमेंट आए हुए थे, एंड इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे मतलब डाउट्स आए हुए थे, तभी मैंने आप लोगों को ही कहने पे ये वीडियो बनाई है। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर चाहिए हो मुझे बता देना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाए। एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।